1927 फरवरी उन फुटबॉल एंथुसियास्ट ने मिलकर एक क्लब का जन्म दिया जिसका नाम है फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख। 1900 में जब बायर्न म्यूनिख एस्टैब्लिश हुआ तब शायद ही किसी को पता था कि ये क्लब कितनी बड़ी चैलेंजेस को फेस करने वाला है, लेकिन पहले इन्हें अपनी जगह बनानी थी इन जर्मन फुटबॉल। फाउंडेशन के तुरंत बाद बायर्न ने अपने लोकल राइवल्स को डेमोलिश करना स्टार्ट कर दिया। इमेजिन करो, एक 15-0 विक्ट्री अगेंस्ट नॉर्डस्टर्न और पहले ही सीजन में साउथ जर्मन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नेक्स्ट डिकेड में बायर्न ने लोकल ट्रॉफीज जीती। 1910-11 में जब न्यूली फाउंडेड क्रेइसलिगा बावरिया का पहला रीजियनल लीग बन रही थी, बायर्न उसमें ज्वाइन किया और गेस व्हाट, पहले ही साल जीत गए। बाय 1920 बायर्न म्यूनिख हैड ओवर 700 मेंबर्स। म्यूनिख का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब बन चुका था, लेकिन असली ब्रेक थ्रू आने में टाइम लगा। 1926 में उनका पहला साउथ जर्मन चैंपियनशिप आया, फिर 1928 में दोबारा, बट बिग मोमेंट 1932। 1932 बायर्न म्यूनिख का पहला नेशनल चैंपियनशिप, बट ये स्टोरी सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1913 में एक 29 ईयर ओल्ड यंग मैन कर्ट लॉन्डवेयर, जो एक वेल्दी ज्यूश फैमिली से बिलोंग करते थे, बायर्न के प्रेसिडेंट बन गए। वो एक विशनरी थे। स्टेडियम बनाने की जगह उन्होंने प्लेइंग स्क्वाड को इंप्रूव करने पे फोकस किया। लॉन्डवेयर ने हायर किया था इंग्लिशमैन विलियम टाउनले को, जो ब्लैकबर्न रोवर्स के साथ एफए कप जीत चुके थे। फिर आए रिचर्ड कॉहन, जिनको लिटिल डॉम्बी के नाम पे भी जाना जाता है, एक ऑस्ट्रियन कोच जो अपने आप को हंगेरियन ओंडर डॉक्टर कहते थे, बट ये भी ज्यूइश थे। 1932 में इस ज्यूइश ड्यूओ ने लॉन्डवेयर और डॉम्बी के गाइडेंस में बायर्न म्यूनिख ने आइंचेंट फ्रैंकफर्ट को 2-0 से हराकर अपना मेड इन जर्मन चैंपियनशिप जीता। ओवर 55,000 लोग स्टेडियम में थे। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, लेकिन ये ट्रायम्फ ये सबसे बुरा टाइम में आया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 1933 में एडोल्फ हिटलर पावर में आने वाले थे। और दोस्तों, यही से शुरू होता है बायर्न की सबसे बड़ी डार्क चैप्टर। एडोल्फ हिटलर चांसलर बन गए। उनकी पार्टी नाजी पार्टी ने जर्मनी को अपने ग्रिप में ले लिया। नाजीज को फुटबॉल से कोई प्यार नहीं था। हिटलर खुद सिर्फ एक ही मैच अटेंड किया है अपने पूरे लाइफ में, 1936 ओलंपिक्स गेम जर्मनी वर्सेस नॉर्वे, और वो भी इंटरवल में चले गए क्योंकि जर्मनी 2-0 से हार रही थी। हिटलर बॉक्सिंग और एथलीट्स प्रेफर करते थे, फुटबॉल उन्हें वीक लगता था। लेकिन नाजीज को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि फुटबॉल एक पावरफुल प्रोपागेंडा टूल बन सकता है। मास ऑडियंस था, मास पार्टिसिपेशन थी, तो उन्होंने भी फुटबॉल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और बायर्न म्यूनिख, नाजीज ने इन्हें ब्रांड कर दिया एज ज्यूडन क्लब, यानी ज्यूइश क्लब। क्यों? क्योंकि उनका प्रेसिडेंट ज्यूइश था, उनका कोच ज्यूइश था, उनके फाउंडिंग मेंबर्स ज्यूइश थे। बायर्न पे टारगेट लग गया था। 1933 में रिचर्ड डॉम्बी, जिनके गाइडेंस में बायर्न चैंपियंस बने, उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया। पहले बार्सिलोना गए, फिर नेदरलैंड्स। कर्ट लॉन्डवेयर को रिजाइन करना पड़ा एज प्रेसिडेंट, लेकिन 1938 में नाजीज ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और डचाउ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। लॉन्डवेयर फॉर्चुनेट थे, वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने जर्मनी के लिए फाइट किया था, तो 33 डेज बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। बट हिज फैमिली, उनके सिबलिंग्स पॉल, गैब्रियल, फ्रांस, लियो, सबको नाजीज ने मर्डर कर दिया था। उनकी एक सिस्टर गैब्रिएला डिपोर्ट हुई थी और फिर कभी नहीं मिली। सिर्फ उनकी एक सिस्टर हेनी, जो पैलेस्टाइन चली गई थी, वो बच गई। लॉन्डवेयर को स्विट्जरलैंड एग्जाइल होना पड़ा। और बायर्न का बैच 1938 में नाजीज ने फोर्स किया बायर्न पे अपना बैज में स्वस्तिका लगाए। ये पनिशमेंट था टू मार्क देम एज कॉन्कर्ड, टू इरेज द ज्यूइश आइडेंटिटी। आजकल लोग सोशल मीडिया पे बायर्न को ट्रोल करते हैं कि शो अस योर बैच फ्रॉम 1938 टू 1945, लेकिन ट्रुथ तो यही है कि बैच बायर्न ने खुशी खुशी से नहीं लगाया था, ये फोर्स किया गया था एज ह्यूमिलिएशन। बायर्न के अंदर भी चेंजेस हुए। 1938 में फाइनली एक फुल फ्लेज्ड नाजी जोसेफ केल्नर प्रेसिडेंट बने।
बिटवीन 1933 टू 1945 बायर्न के 41 बोर्ड मेंबर्स में से 21 नाजी पार्टी के मेंबर्स थे। लेकिन दोस्तों, ये पूरी स्टोरी नहीं है। बायर्न ने रेजिस्टेंस भी की, सब्टल लेकिन पावरफुल। 1943 में बायर्न स्विट्जरलैंड में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे। नाजीज ने क्लियरली ऑर्डर दिया था प्लेयर्स को कि लॉन्डवेयर से नहीं मिल सकते, जो अब स्विट्जरलैंड में एग्जाइल में थे। बट लॉन्डवेयर स्टेडियम में आए थे मैच देखने, और मैच के बाद जब बायर्न प्लेयर्स ने लॉन्डवेयर को क्राउड में देखा, दे लाइंड अप एंड अपलॉडेड हिम ओपनली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये एक मैसिव एक्ट ऑफ डिफेंस था। लॉन्डवेयर ने अपना सब कुछ खो दिया था, जॉब, होम, ऑलमोस्ट पूरा फैमिली, लेकिन बायर्न के प्लेयर्स ने दिखा दिया कि उनकी लॉयल्टी कहाँ थी। और ये सिर्फ एक सिंपल इंसिडेंट नहीं था। 1934 में बायर्न प्लेयर्स नाजी ब्राउन स्कर्ट्स के साथ ब्रॉल में इन्वॉल्व हुए थे। 1936 में बायर्न विंगर विली सेमिस्ट्रेटर ने डेलिबरेटली अपनी फोटो जिससे वेंस के साथ खिंचवाई, वो अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट जिसने हिटलर को 1936 ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीतकर एम्बैरेस किया था। बायर्न कैप्टन कोनी हाइटकैम्प और उनकी वाइफ ने बायर्न का पूरा ट्रॉफी कैबिनेट छुपा लिया था जब नाजी लीडर हरमन गोरिंग ने अपील किया था कि क्लब्स की अपनी ट्रॉफीज को सरेंडर कर दे ताकि उन्हें मेल्ट करके वॉर एफर्ट्स में यूज किया जा सके। बहुत कम क्लब्स ने ही रिफ्यूज किया था, बायर्न भी उनमें से एक था। लेकिन दोस्तों, ऑनेस्टी से बात करें तो बायर्न परफेक्ट नहीं था। 21 नाजी पार्टी मेंबर्स बोर्ड में थे, कोलैबोरेशन हुआ था, कंप्रोमाइज हुआ था। हिस्ट्री कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। लेकिन ये क्लियर था कि नाजीज ने बायर्न को हेट किया, टारगेट किया, और बायर्न ने अपने लिमिटेड वेज में रेजिस्ट किया। जर्मनी में एस्टिमेटेड 40,000 ज्यूइश स्पोर्ट्स क्लब में ऑफिशियल रोल्स में थे जब नाजीज पावर में आए थे। लेकिन 1933 के बाद ओवर 300 ज्यूइश फिगर्स लिटरली डिसअपीयर्ड फ्रॉम फुटबॉल। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों को मार दिया गया और कुछ कैंप्स में ही मर गए। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में। जर्मनी सरेंडर कर दिया, हिटलर सुसाइड कर लिया और बायर्न कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, फाइनेंशियली ब्रोकन, आइडेंटिटी शटर्ड। लेकिन एक आदमी वापस आया। – 1947 कर्ट लॉन्डवेयर, जिसने दचाउ कंसंट्रेशन कैंप देखा था, जिसने अपना पूरा फैमिली खो दिया था, वो जर्मनी वापस आए, वो म्यूनिक वापस आए और बायर्न म्यूनिक ने उन्हें फिर से प्रेसिडेंट बना दिया। थिंक अबाउट दिस, इतने ट्रेजेडी फेस करने के बाद, कितना सब कुछ खो देने के बाद वो वापस आए, क्योंकि ये सिर्फ एक फुटबॉल क्लब नहीं था, ये उनके लिए उनका घर था। लॉन्डवेयर 1951 तक प्रेसिडेंट रहे, लॉन्गेस्ट एक्यूमुलेटेड टेन्योर एज बायर्न प्रेसिडेंट। आज तक वो रिकॉर्ड है। लेकिन रिबिल्डिंग इजी नहीं थी। बायर्न फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। 1950s के एंड तक क्लब बैंकरप्सी के एज पे था। 1955 में बायर्न रेलीगेट हो गया। इमेजिन, जर्मन चैंपियंस फ्रॉम 1932 नाउ रेलीगेटेड। लेकिन नेक्स्ट सीजन वापस आए और 1957 में पहली बार डीएबी पोकल जीती, फॉर्चूना डुसेलडॉर्फ को 1-0 से हराकर। लेट 1950s में प्रेसिडेंट रेटलिंगर को आउस्ट कर दिया गया और इंडस्ट्रियलिस्ट रोलैंड एंडलर आए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए। फिर 1962 में विल्हेल्म न्यूडेकर प्रेसिडेंट बने, एक आदमी जो पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन बूम में वेल्दी बना था। 1963 में बिग चेंज आया। जर्मनी की रीजियनल ओवरलीगर्स कंसोलिडेट होकर एक नेशनल लीग बनी, बुंदेसलीगा। लेकिन बायर्न को एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लास्ट 12 साल के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे था सिलेक्शन और बायर्न सिर्फ 6th रैंक थे। और सेटिंग पे सेटिंग उनके लोकल राइवल्स 1860 मुंचन जो 7th थे, उन्हें प्रेफर किया गया था क्योंकि वो लास्ट ओवरलीगा सीजन के चैंपियंस थे। ये एक क्रशिंग ब्लो थी, बट प्रेसिडेंट न्यूडेकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने हायर किया ज़्लाटको कचकोव्स्की को, जो रिसेंटली 1FC कोल को नेशनल चैंपियनशिप दिलवा चुके थे। और फिर आया वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देगा। अर्ली 1960s बायर्न एक टीम फिल्ड कर रहा था यंग प्लेयर्स के साथ। 3 नाम जो हिस्ट्री में हमेशा लिखे जाएंगे, फ्रांस बेकनबर्ग, गर्ड मुलर, सेप मायर। ये 3 कलेक्टिवली द एक्सिस कहलाते थे, द फाउंडेशन जिन पे बायर्न का पूरा एम्पायर बिल्ड हुआ था। 1965 बायर्न बुंदेसलीगा में प्रोमोट हो गए। 1966 पहले ही सीजन में 3rd फिनिश किए और डीएबी पोकाल जीती।
और यूरोपियन कप विनर्स कप भी रेंजर्स को 1-0 से एक्स्ट्रा टाइम में हराकर फ्रांस रॉथ ने विनिंग गोल मारा था। 1967 डीएबी पोकल फिर से जीती, बट लीग प्रोग्रेस स्लो थी। फिर आए कोच ब्रांको ज़ेबेक। उन्होंने बायर्न की ऑफेंसिव स्टाइल को डिसिप्लिन्ड अप्रोच में कन्वर्ट किया और 1969 में बूम, फर्स्ट एवर बुंदेसलीगा एंड डीएबी पोकल डबल, फर्स्ट टाइम इन बुंदेसलीगा हिस्ट्री। और ज़ेबेक ने पूरे सीजन में सिर्फ 13 प्लेयर्स को यूज किए थे। जस्ट इमेजिन 13 प्लेयर्स। 1970 में आए उडो लटेक एज कोच। 1971 में डीएबी पोकल फिर से जीती। 1972 जर्मन चैंपियनशिप, और ये मैच हिस्टोरिक था दोस्तों। शाल्के 04 के अगेंस्ट डिसाइडिंग मैच, फर्स्ट मैच इन द न्यू ओलंपिया स्टेडियम और फर्स्ट लाइव टेलीकास्टेड मैच इन बुंदेसलीगा। बायर्न ने शाल्के को 5-1 से क्रश कर दिया। रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, पॉइंट्स, गोल्स, एवरीथिंग। नेक्स्ट 2 चैंपियनशिप भी जीती बायर्न ने, बट असली ग्लोरी तो अभी भी आनी बाकी थी। 1974 यूरोपियन कप फाइनल, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट पहला मैच ड्रॉ हो गया, रिप्ले में 4-0। बायर्न म्यूनिख यूरोपियन चैंपियंस। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, ये बायर्न का अराइवल था इन इंटरनेशनल स्टेज। 1975 यूरोपियन कप को डिफेंड किया, लीड्स यूनाइटेड को फाइनल में हराया। रॉथ और मुलर ने लेट गोल से विक्ट्री सिक्योर की। फ्रांस बेकनबर्ग ने बाद में एडमिट किया था कि वी वर वेरी वेरी लकी। लीड्स के फैंस रायोट करे पेरिस में, उन्हें 3 साल बैन कर दिया गया था यूरोपियन फुटबॉल से। 1976 वंस अगेन 3 कंसेक्यूटिव यूरोपियन कप्स। सेंट एटीने को ग्लासगो में फाइनल में हराया, सिर्फ थर्ड क्लब एवर टू डू दिस रियल मैड्रिड और आयाक्स के बाद। और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब ब्राजीलियन क्लब क्विजेरियो को 2 लेग्स में डिफीट करके। ये था बायर्न का गोल्डन एज। फ्रॉम द एशेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ नाजी परसिक्यूशन, फ्रॉम नियरली डाइंग एज ए क्लब, बायर्न म्यूनिख हैड बिकम द यूरोपियन रॉयल्टी। लेकिन दोस्तों इस डिकेड के एंड तक चेंजेस हो रहा था। 1977 में फ्रांस बेकनबर्ग लेफ्ट न्यूयॉर्क कॉस्मोस। 1979 सेप मायर और यूली होनेस भी रिटायर हो गए। गर्ड मुलर जॉइंट फोर्ट लेडरडाल स्ट्राइकर्स। द एक्सिस वाज ब्रोकन। एक एरा खत्म हुआ।